नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है सूचना संप्रेषण तकनीकी आईसीटी का संप्रत्यय। यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी का जो संप्रत्यय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 6 का ये जो पहला पॉइंट है, इसका आज ये दूसरा वीडियो है। कल हमने इसका जो पहला पार्ट था सूचना संप्रेषण तकनीकी वाले पॉइंट का, वो हमने यहाँ पर पढ़ा था। आज उसी का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि जो पहला जो पॉइंट है, इसमें जो पहला भाग हमने बनाया था उसमें हमने शिक्षा तकनीकी और शिक्षण शास्त्र के बारे में पढ़ा था, क्योंकि वो भी इसी पॉइंट से रिलेटेड था, सूचना संप्रेषण तकनीकी के संप्रत्यय से। तो हमने शिक्षण शास्त्र और शिक्षा तकनीकी दोनों के बारे में जितने भी बिंदु थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, कितने भागों में उनको बांटा गया था, उनका तुलनात्मक अध्ययन क्या था, उनकी परिभाषाएं क्या थी, वो सारी चीज़ें पढ़े थे। आज के इस वीडियो में इस दूसरे जो भाग है पहले पॉइंट का, इसमें हम पढ़ेंगे सूचना संप्रेषण तकनीकी के बारे में, जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमारे छठे यूनिट के पहले पॉइंट का नाम है सूचना संप्रेषण तकनीकी। उसके बारे में आज के इस दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। और इस दूसरे वीडियो के साथ आज हमारा जो लास्ट यूनिट है साइकोलॉजी की, उसका जो पहला पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूचना संप्रेषण तकनीकी का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला बिंदु यही है कि सूचना संप्रेषण तकनीकी का अर्थ क्या है। तो थोड़ी लंबी परिभाषा है, इसको समझना है। शब्दों को एक दूसरे से जब तक नहीं जोड़ेंगे, जब तक इनको कनेक्ट नहीं करेंगे, परिभाषा समझ में नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इस सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से अभिप्राय औजारों, उपकरणों अथा अनुप्रयोग आधार से युक्त ऐसी तकनीकी से है। यानी यहाँ तक आपको समझना है कि सूचना संप्रेषण तकनीकी औजारों की, उपकरणों की और अनुप्रयोगों से युक्त एक तकनीकी है। इसी परिभाषा में आगे इस तकनीकी का कार्य बता रहे हैं कि जो सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, उपयोग, स्थानांतरण, संश्लेषण व विश्लेषण, आत्मसातीकरण आदि के विश्वसनीय एवं यथार्थ संपादन में सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये एक ऐसी तकनीकी है जो सूचनाओं का संग्रहण करने में भी सहायक सिद्ध होती है, सूचनाओं का भंडारण करने में भी सहायक सिद्ध होती है, प्राप्त सूचनाओं को पुनः प्रस्तुत करने में भी सहायक होती है, उपयोग करने में सिद्ध होती है, स्थानांतरण करने में सहायक सिद्ध होती है, संश्लेषण विश्लेषण करने में सहायक सिद्ध होती है, आत्मसातीकरण यानी उनको कंठस्थ करने में, विश्वसनीय और यथार्थ संपादन में सहायक सिद्ध होती है। तो यहाँ तक आपके समझ में आया कि एक ऐसी तकनीकी है जो सूचना के भंडारण, संप्रसारण, स्थानांतरण आदि में सहायक है। और इसी में आगे बताते अर्थ में, और उपयोगकर्ता को अपना ज्ञान वर्धन करने तथा उसके संप्रेषण और उसके द्वारा निर्णय समस्या समाधान योग्यता में वृद्धि करने में यथेष्ट सहायक सिद्ध होते हैं। तो सूचनाओं के संप्रेषण में, भंडारण आदि में तो सहायक सिद्ध होते ही होते हैं, साथ में जो इन तकनीकों का उपयोग करता है, संप्रेषण तकनीकी का जो उपयोग करता है, उसके ज्ञान वर्धन करने में भी सहायक सिद्ध होती है। सूचनाओं को संप्रेषण किस तरह से किया जाए, इस चीज़ को सिखाने में भी सहायक सिद्ध होती है। उसके द्वारा अपने निर्णय, समस्या समाधान, योग्यता में वृद्धि करने में यथेष्ट यानी जो भी इच्छुक, जो सहायता हम उनसे लेना चाहते हैं, उन सब में ये सहायक सिद्ध होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सूचना संप्रेषण तकनीकी का जो अर्थ है वो किस तरह से एक बड़ी परिभाषा में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अगला हम देखते हैं कि सूचना संप्रेषण तकनीकी का उद्भव और विकास। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी का अर्थ देखने के बाद में हमें ये पता होना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से कि इसका उद्भव और विकास किस तरह से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कागज, स्याही तथा लेखन का आविष्कार संप्रेषण तथा तकनीकी के क्षेत्र में पहला मील का पत्थर माना जाता है। तो जब भी हम किसी चीज़ का विकास पढ़ते हैं, उद्भव पढ़ते हैं, तो उसकी शुरुआत किस तरह से होती है, उत्तरोत्तर उसमें विकास किस तरह से होता है, उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर सूचना संप्रेषण तकनीकी के विकास में जो सबसे पहला जो विकास हुआ था वो कागज़, स्याही और लेखन का माना जाता है।
क्योंकि सूचना संप्रेषण में कागज़, स्याही और लेखन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ये सूचना संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र में पहला मील का पत्थर इसको माना जाता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि सूचना संप्रेषण तकनीकी में जो पहला जो विकास है वो किसका हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है कागज़, लेखन, पेंसिल आदि का। आगे हम विकास की बात करें तो दूसरे उन्नत आविष्कार के रूप में वर्ष 1438 में जर्मनी के गुटेनबर्ग द्वारा छापे खाने मशीन के आविष्कार को माना जाता है। तो कागज़ के आविष्कार के बाद में 1438 की बात करें तो जर्मनी में एक विकास होता है और ये विकास किसके द्वारा किया जाता है? गुटेनबर्ग के द्वारा। और किसका आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने? छापे खाने मशीन का, जो सूचना संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र में ये दूसरा महत्वपूर्ण आविष्कार माना इसको जाता है। तो एक एक आविष्कार को आपको याद रखना है और इनकी जो सन है वो भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में 1849 की बात करें तो 1849 में फ्रांस निवासी LGM डेगुरे तथा इंग्लैंड के WHF तालबोट द्वारा फोटोग्राफी का आविष्कार किया गया। तो यहाँ पर उत्तरोत्तर एक एक आविष्कार होते गए। सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद में छापे खाने का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद में फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ। 1900 की बात करें तो 1900 में फ्रांस के प्रोफेसर एबी रेने ग्राफिन द्वारा फोटोस्टेट तकनीकी का आविष्कार किया गया। तो फोटोग्राफी के बाद में फोटोस्टेट का आविष्कार 1900 में हुआ। 1938 में अमेरिकन प्रोफेसर F कार्लसन द्वारा जीरोग्राफी का आविष्कार हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही याद रखना है कि किसके द्वारा कौन से सन में क्या आविष्कार किया गया सूचना संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र में। 1940 की बात करें तो 1940 में इंग्लैंड निवासी JB डेसर तथा फ्रांस निवासी रेने डेग्रेन द्वारा माइक्रोग्राफी तकनीकी का आविष्कार किया गया। 1960 में अमेरिकन निवासी थियोडोर मेमन द्वारा लेजर तकनीकी का आविष्कार किया गया। उपरोक्त आविष्कारों के अतिरिक्त दूर संचार तकनीकी के विकास ने भी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी को अपने आधुनिक रूप में विकसित करने में अमूल्य सहयोग दिया। तो ऊपर वाले जितने भी जो आविष्कार हैं उन्होंने तो आधुनिक रूप को विकसित करने में अमूल्य सहयोग दिया ही। किसके आधुनिक रूप को? सूचना संप्रेषण तकनीकी के आधुनिक रूप को। साथ साथ में जो आविष्कार के अतिरिक्त जो दूर संचार तकनीकी है, जिसको हम टीवी और इंटरनेट आदि के द्वारा जो संचालित करते हैं, यानी आधुनिक जो संचार तकनीकी है, उसके विकास ने भी अमूल्य सहयोग दिया है। तो सारे आविष्कारों को आपको, जैसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर नोट किया है, उस तरह से आपको अपने नोटबुक में इन सारे आविष्कारों को नोट करना है। तो 2 पॉइंट हम यहाँ कर चुके हैं। सूचना संप्रेषण तकनीकी के जो अर्थ है उसको हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में सूचना संप्रेषण तकनीकी के जो विकास में जो जो आविष्कार हुए हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है संचार एवं संप्रेषण क्षेत्र में होने वाले महत्वपूर्ण आविष्कार। तो वो विकास के आविष्कार थे। अब क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार हुए हैं, यानी किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ था, वो अपन को यहाँ पर पढ़ना है। तो आपके यहाँ पर एक कंफ्यूज हो रहा होगा कि वो आविष्कार और इन आविष्कारों में क्या अंतर है। तो वहाँ पर हमने 2 चीज़ें याद रखनी है। वहाँ पर हर चीज़ में आपको देखा तकनीकी का आविष्कार हुआ, वहाँ हमने पढ़ा तकनीकी का आविष्कार हर पॉइंट में। वहाँ पर जैसे पढ़ा फोटोग्राफी तकनीकी का आविष्कार हुआ, आगे हमने पढ़ा कि छापे खाने तकनीकी का आविष्कार हुआ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ। तो दोनों ही चीज़ सूचना संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। तो जैसे वहाँ पर अलग अलग पॉइंटों में मनोवैज्ञानिकों के साथ और सन के साथ और जगह के साथ, भाई कौन से देश में, कौन से सन में, कौन से व्यक्ति के द्वारा किस चीज़ का आविष्कार किया गया, वैसे ही यहाँ पर भी आपको पॉइंट टू पॉइंट इन चीज़ों को याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 1857 में अमेरिका निवासी SPB मोर्स द्वारा टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया। तो पहला जो आविष्कार है वो 1857 में होता है, किसका? टेलीग्राफ का। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल स्कॉटलैंड द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। और कौन से सन में किया? 1876 में। 1895 में
इटली निवासी जी मार्कोनी द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी के द्वारा। कहाँ के निवासी थे? इटली के। कब किया? 1895 में। 1925 में स्कॉटलैंड निवासी जे.एल. बेयर्ड द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया। तो टेलीविज़न के आविष्कारक का नाम जे.एल. बेयर्ड, 1925 में। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। सोवियत रूस द्वारा पहला स्पुतनिक उपग्रह अक्टूबर 1957 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। तो पहला स्पुतनिक उपग्रह सोवियत रूस के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। और कब किया गया? अक्टूबर 1957 में। 20वीं शताब्दी में ही केबल और फैक्स तकनीकी का आविष्कार होता है। और इसी के साथ साथ 20वीं शताब्दी में ही जो केबल और फैक्स तकनीकी का आविष्कार है वो भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने और जो आविष्कार हैं सूचना संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र में, उनको भी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर सन और जगह और वैज्ञानिकों के नाम के साथ हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। आगे इसी पॉइंट में लिखते हैं कि सूचना संप्रेषण का बहुत कुछ श्रेय अमेरिका को ही जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूचना संप्रेषण तकनीकी के विकास में जो सर्वाधिक जो योगदान हम मानते हैं वो कौन से देश का माना जाता है? वो अमेरिका का माना जाता है। 1950 में पहली बार विश्व में सूचना एवं संप्रेषण जगत में सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रचलन प्रारंभ हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इस टॉपिक से कि सूचना संप्रेषण विज्ञान शब्द, इस शब्द की हम बात करें तो इस शब्द का प्रयोग कब हुआ, यानी कब प्रचलन में आया? तो इसका जवाब हो जाएगा 1950 में। और सूचना संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन से क्षेत्र में किया गया? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र में। 1960 की बात करें तो 1960 में इसे औद्योगिक क्षेत्र में लाया जाने लगा। यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी को औद्योगिक क्षेत्र में कब लाया गया? तो हमारा जवाब हो जाएगा 1960 में। अगला पॉइंट है परंपरागत एवं आधुनिक सूचना तथा संप्रेषण तकनीकियाँ। यानी हमारा जो ये टॉपिक है छठी यूनिट का जो पहला पॉइंट है सूचना संप्रेषण तकनीकी के संप्रत्य, उसी के संदर्भ में इस पॉइंट में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि परंपरागत और आधुनिक सूचना संप्रेषण तकनीकियाँ। यानी सूचना संप्रेषण तकनीकियों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो है परंपरागत यानी प्राचीन तकनीकियाँ, और दूसरा हो जाएगा आधुनिक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो तकनीकियाँ हैं, कौन कौन से जो साधन हैं वो परंपरागत हैं और कौन कौन से साधनों को आधुनिक माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पहला है परंपरागत, कि मुद्रित साधन। इसको भी जैसे हम देखें परंपरागत साधनों को, तो परंपरागत साधनों में सबसे पहला साधन है मुद्रित साधन। मुद्रित का मतलब है छपे हुए। इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं? पुस्तक आती है, साहित्य आदि आते हैं। यानी छपे हुए जो चीज़ें हैं संप्रेषण की, वो इसमें परंपरागत प्रकार में इनको शामिल किया गया है। दूसरा है मौखिक सूचनाएं, यानी वे सूचनाएं जो मौखिक रूप से दी जाती है वो भी परंपरागत के अंतर्गत आती हैं। चित्रात्मक सहायक साधन भी परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। अब चित्रात्मक सहायक साधन कौन कौन से होते हैं? चित्र है, चार्ट है, मानचित्र है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि इतने सारे जो साधन हैं ये परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। आपको इनको याद रखना है, रटना है कि परंपरागत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और आधुनिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। प्रश्न यहाँ से सिर्फ यही बनेगा कि निम्न में से सूचना संप्रेषण की आधुनिक तकनीकियाँ कौन कौन सी हैं। तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करके कूट का चयन करना होगा, या फिर एक भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी आधुनिक तकनीकी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर इसी तरह से सिर्फ जैसे मैंने नाम लिखा है वैसे नामों को ही याद रखना है। तो चित्रात्मक सहायक साधन के बाद स्थान आता है त्रिआयामी सहायक साधन। त्रिआयामी शब्द को हम आपसे परिचय करवा चुके हैं। जो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों में जो चीज़ें अपन देख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसको त्रिआयामी साधन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है? जैसे नमूने आते हैं, मॉडल आते हैं, कठपुतलियाँ आदि आती है। दृश्य श्रव्य हार्डवेयर भी परंपरागत तकनीकी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, स्लाइड आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो परंपरागत के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा जो प्रकार है सूचना संप्रेषण तकनीकी का वो है आधुनिक, यानी डिजिटल वीडियो, कैमरा, मल्टीमीडिया, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। के अंतर्गत जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट है,
स्पीच रिकॉग्निशन है यानी अपनी भाषा को पहचानने वाला सॉफ्टवेयर है, LCD है, DVD है, ईमेल है, कंप्यूटर डेटाबेस है, CD-ROM, LAN, WAN, ये आगे हम पढ़ेंगे इसी छठी यूनिट में। आपको सिर्फ यहाँ उदाहरण याद रखना है, वर्चुअल क्लासरूम, ई-लर्निंग आदि। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो आधुनिक तकनीकी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर तकनीकी को दो भागों में बांटा गया था, परंपरागत तकनीकी और आधुनिक तकनीकी। दोनों ही तकनीकियाँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगला बिंदु है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के लाभ एवं उपादेयता। यानी कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं और किसी भी चीज़ को हम शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लाभ और उसकी उपादेयता होती है। तो उसी तरह आज का जो हमारे टॉपिक है सूचना संप्रेषण तकनीकी, तो इसके क्या क्या तो लाभ हैं, क्या क्या इसकी उपादेयताएं हैं, वो भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो पहला जो लाभ है वो बताया गया है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। तो विद्यार्थियों के लिए किस तरह से उपयोगी होता है वो इस पहले पॉइंट में बताया गया है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग से विद्यार्थियों को सूचना के स्रोतों से परिचित होने, उनके द्वारा सूचना इकट्ठी करने, उन्हें ठीक ढंग से संग्रहित करने तथा व्यवस्थित कर भविष्य में आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाने का उचित अवसर और प्रशिक्षण मिलता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो लाभ है, जो उपादेयता है, वो विद्यार्थियों के लिए हुई है। तो इसके माध्यम से सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से विद्यार्थी क्या क्या कर सकते हैं वो इस पहले पॉइंट में समझाया गया है। यानी सूचना के स्रोतों से वो परिचय प्राप्त कर सकते हैं, वह सूचनाओं को इकट्ठी कर सकते हैं, सूचनाओं को ठीक ढंग से संग्रहित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, और व्यवस्थित सूचनाओं का भविष्य में जब भी आवश्यकता पड़े तो उसको उपयोग में भी वो ला सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीकी का है। दूसरा जो उपयोग है, जो लाभ है, वो शिक्षकों के लिए बताया गया है कि जैसे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो शिक्षकों के लिए सूचना संप्रेषण तकनीकी किस तरह से उपयोगी है वो इस दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि उपयुक्त शिक्षण हेतु उन्हें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, ज्ञान तथा आंकड़े चाहिए। यानी शिक्षक का काम होता है शिक्षण करवाना। तो जब भी कक्षा में छात्र के सामने जब अध्यापक जाता है और शिक्षण करवाता है तो शिक्षण करवाते समय शिक्षक को विभिन्न सूचनाओं की भी ज़रूरत होती है, ज्ञान की भी ज़रूरत होती है और आंकड़ों की भी ज़रूरत होती है। तो इन तीनों चीज़ों को या इन सब चीज़ों को ठीक प्रकार से उपलब्ध करवाने में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी बहुमूल्य योगदान दे सकती है। तो जिन जिन चीज़ों की शिक्षक को आवश्यकता होती है शिक्षण के समय, वो सारी चीज़ें ठीक तरह से उपलब्ध कौन करवा सकता है, तो उसमें भी सूचना संप्रेषण तकनीकी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। तीसरी जो इसकी आवश्यकता है वो है मार्गदर्शन प्रदान करने वालों के लिए। तो पहला पढ़ा छात्रों के लिए, दूसरा शिक्षकों के लिए, तीसरा है यानी ऐसे व्यक्ति जो मार्गदर्शन या निर्देशन प्रदान करते हैं उनके लिए किस तरह से ये शिक्षा सूचना संप्रेषण तकनीकी सहायक है कि तरह तरह की सूचनाएं, जानकारी, आंकड़ों तथा संप्रेषण की लगातार ज़रूरत रहती है। यानी जो भी मार्गदर्शन करते हैं, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह जो होते हैं, उनको तरह तरह की सूचनाओं की ज़रूरत होती है, तरह तरह की जानकारी उन्हें होनी चाहिए, उन्हें आंकड़ों की भी ज़रूरत होती है, संप्रेषण की भी लगातार ज़रूरत रहती है। तो ये सब चीज़ें सूचना संप्रेषण तकनीकी से पूरी की जा सकती हैं। शैक्षिक नियोजनकर्ता प्रशासकों के लिए उपयोगी। यानी शिक्षा का जो प्लानिंग करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्लानिंग करने वाले जो प्रशासक हैं, उनके लिए भी सूचना संप्रेषण तकनीकी बहुत ही उपयोगी है कि किस तरह से शिक्षा में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों को किस किस क्षेत्र में हम उपयोग कर सकते हैं, कौन सी चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में लाभदायी सिद्ध होगी, कौन सी चीज़ यहाँ पर हानिकारक सिद्ध होगी। तो सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं। पाँचवा इसकी उपादेयता है कि शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं के लिए, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान करता है, नए नए जो अनुसंधान करते हैं, उनके लिए भी सूचना संप्रेषण तकनीकी बहुत ही लाभदायक और उपयोगी सिद्ध हुई है। कैसे कि अनुसंधान के लिए आवश्यक सूचनाएं, आंकड़े आदि विश्वसनीय रूप से सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। तो पिछले जो 3 पॉइंट हैं, शिक्षकों के लिए सूचना संप्रेषण तकनीकी की उपादेयता, अनुसंधानकर्ताओं के लिए सूचना संप्रेषण तकनीकी की उपादेयता
या फिर निर्देशनकर्ताओं के लिए सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता। तो तीनों में एक ही चीज़ है कि तीनों व्यक्तियों को, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो निर्देशन करता हो, चाहे वो अनुसंधान करता हो, उसको सूचनाओं की ज़रूरत पड़ती है, आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है, ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीनों चीज़ों तीनों को ही ज़रूरत पड़ती है और तीनों ही ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से ये प्राप्त कर सकते हैं। छठा, इसका जो उपयोग बताया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्र की दृष्टि से, कि अधिगम के ब्रॉडकास्ट मॉडल को इंटरएक्टिव मॉडल में परिवर्तित करने के कार्य में सहायक सिद्ध होती है। तो यहाँ पर मैं अभी समझा दूंगा, पहले आपको ये याद रखना है कि अधिगम में ब्रॉडकास्ट मॉडल जो होता था उसको इंटरएक्टिव मॉडल में परिवर्तित करने के कार्य में भी सूचना संप्रेषण तकनीकी सहायक सिद्ध हुई है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमारे सामने नई आई हैं, एक तो ब्रॉडकास्ट मॉडल और एक इंटरएक्टिव मॉडल। तो ब्रॉडकास्ट मॉडल का मतलब होता था कि ऐसा शिक्षण जिसमें केवल अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, कक्षा में शिक्षक का आना और पाठ्य वस्तु को पढ़ करके चले जाना, ये होता है ब्रॉडकास्ट मॉडल। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से इस मॉडल को इंटरएक्टिव मॉडल में परिवर्तित कर दिया गया है। अब इंटर मॉडल एक्टिव क्या है उसको मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि इस मॉडल में छात्र और अध्यापक दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक सिद्ध होती है। तो यहाँ पर दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, छात्र की भी और अध्यापक की, और दोनों में पारस्परिक अंतःक्रिया होती है जो विद्यार्थियों के अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। सातवीं इसकी उपादेयता है। अब इस छठे ही पॉइंट से चलेंगे, सारे के सारे छठे पॉइंट से रिलेटेड ही इसकी उपादेयता आगे हम पढ़ेंगे। सातवें पॉइंट में भी बताया गया है कि अध्यापक केंद्रित अनुदेशन को, अनुदेशन का मतलब होता है सूचनाओं को पहुंचाना, मार्गदर्शन करने, सब चीज़ें अनुदेशन के अंतर्गत आती हैं, कि अध्यापक केंद्रित जो अनुदेशन था उसको विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन में परिवर्तित करने की भूमिका इसके द्वारा अच्छी तरह निभाई जा सकती है। किसके द्वारा? सूचना संप्रेषण तकनीकी के द्वारा। इस टेक्नोलॉजी ने, यानी सूचना संप्रेषण टेक्नोलॉजी ने अब शिक्षण के बजाय अधिगम को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य केंद्र बना दिया है। यानी प्राचीन काल में परंपरागत जो शिक्षण पद्धति थी उसमें महत्वपूर्ण चीज़ थी शिक्षण, यानी केवल पढ़ाना महत्वपूर्ण होता था, याद होता है नहीं होता है, अधिगम हो रहा है नहीं हो रहा है, इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन सूचना संप्रेषण तकनीकी के आने के बाद में जो शिक्षण महत्वपूर्ण जो बिंदु हुआ करता था, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, उसकी जगह मुख्य केंद्र किसको बना दिया गया है? अधिगम को। यानी शिक्षण चाहे कम हो, लेकिन वो कम जो शिक्षण हुआ है उसका अधिगम होना बहुत ही जरूरी है, इस बात का यहाँ पर ध्यान दिया जाने लगा है। इससे शिक्षक और छात्र के बीच बहुत ही सक्रिय और प्रयोजनपूर्ण अंतःक्रिया होने की संभावना हो गई है। तो जैसे ही शिक्षण के बजाय अधिगम को मुख्य केंद्र बनाया गया, तो शिक्षक और छात्र के बीच जो संबंध था वो बहुत ही सक्रिय हो गया और उसका कोई ना कोई प्रयोजन उद्देश्य पूर्ण एक अंतःक्रिया होने की जो संभावना है वो प्रबल हो गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कक्ष में भी सूचना संप्रेषण तकनीकी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इस तकनीकी के अनुसार शिक्षक अब ज्ञान स्रोत तथा उसके संप्रेषण की परंपरागत भूमिका न निभा करके विद्यार्थियों को स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के कार्य में एक सच्चे सहायक, पथ प्रदर्शक तथा सक्रिय साथी की भूमिका निभाते नजर आते हैं। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी का उपयोग होने से, शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग होने से, मैंने आपको बताया था छठे पॉइंट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं कि पहले जो शिक्षक था वो सिर्फ ज्ञान का स्रोत था, तो ज्ञान के स्रोत की बजाय अब क्या होने लगा है, और उसका जो परंपरागत भूमिका थी कि संप्रेषण करना, तो इन दोनों ही चीज़ों को, ज्ञान का स्रोत और उसके संप्रेषण की जो परंपरागत भूमिका थी उसको न निभा करके अब क्या कर रहा है कि स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर सके, ऐसे कार्य में वो सच्चे सहायक के रूप में कार्य करता है, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है और सक्रिय साथी के रूप में कार्य करने लगा है। तो कुल मिलाकर के ऊपर वाला जो बिंदु है उसे ही दूसरे तरीके से बताया गया है कि अब अधिगम को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। अगला है इसी से रिलेटेड कि छात्र स्वयं अपने प्रयत्नों से अधिगम पथ पर बढ़ते हुए आवश्यक ज्ञानार्जन और उसका उचित संश्लेषण विश्लेषण कर
उसके उपयोग में लाने के कार्य में सार्थक व सक्रिय भूमिका निभाए। और सूचना संप्रेषण तकनीकी का उद्देश्य है कि छात्र जो है स्वयं अपने प्रयत्नों से अधिगम पथ पर बढ़ते हुए यानी याद करते हुए आवश्यक जो ज्ञानार्जन है और उसका जो उचित संश्लेषण विश्लेषण है वो करे और उसे उपयोग में लाने के कार्य में सार्थक व सक्रिय भूमिका निभाए। कौन? छात्र स्वयं। विद्यार्थियों के सृजनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिला है। यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी के उपयोग से विद्यार्थियों के जो सृजनात्मक और रचनात्मक जो चिंतन है इसको भी बढ़ावा मिला है। सूचना संप्रेषण तकनीकी के उपयोग ने आज अध्यापक शिक्षा व प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी नई क्रांति ला दी है। यानी जो बीएड बीएसटीसी वगैरह के जो कोर्स होते हैं उसमें भी सूचना संप्रेषण तकनीकी ने नई क्रांति लाई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि न केवल छात्रों के लिए बल्कि छात्र अध्यापक जो होते हैं, जो अध्यापक बनने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये नई क्रांति सिद्ध हुई है। क्या? सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो इस तरह से पिछले हमने 2-3 जो पॉइंट थे उसमें शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से सूचना संप्रेषण तकनीकी अपना योगदान दे रही है, उससे पहले मानव के यानी व्यक्ति के जीवन में किस तरह से सूचना संप्रेषण तकनीकी ने सहयोग किया है, क्रांति लाई है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ा था। और उस पॉइंट का नाम था सूचना संप्रेषण तकनीकी के लाभ एवं उपादेयता। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है सूचना संप्रेषण तकनीकी के उपयोग की सीमाएं। यानी ऊपर हमने पढ़ा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे लाभ भी हैं, इससे शिक्षण बहुत ही आसान हुआ है, शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रभावशाली इसमें आविष्कार भी हुए हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं जिनको ये लांघ नहीं सकती। तो क्या क्या सीमाएं हैं? कि बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिनके लिए संबंधित उपकरण यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी से संबंधित जो उपकरण हैं तथा तकनीकी का जो साजो सामान है वो ना तो खरीद सकते हैं और ना ही उसकी वो मरम्मत करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ी सीमा है, सबसे बड़ी बाधा है कि बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो इन संसाधनों को, सूचना संप्रेषण तकनीकी के संसाधनों को, उपकरणों को, मशीनों को पहले बात तो खरीद नहीं सकते, और मान लीजिए उन्होंने खरीद भी लिया तो जब वो ख़राब हो जाती हैं तो उनकी मरम्मत नहीं करवा सकते। और इसी का परिणाम है कि ये जो उपकरण हैं वो एक कबाड़ के रूप में विद्यालयों में पड़े रहते हैं और मरम्मत के इंतज़ार में वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। दूसरी इसकी सीमा है कि अधिकांश अध्यापकों, कार्मिकों व अधिकारियों को सूचना संप्रेषण तकनीकी के उपयोग का ज्ञान नहीं होना। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण एक तथ्य है कि अधिकांश अध्यापक ऐसे हैं, अधिकांश कार्मिक ऐसे हैं, अधिकांश कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जिनको सूचना संप्रेषण तकनीकी का उपयोग किस तरह से किया जाए इस बात का ज्ञान नहीं है। और इसके पीछे जो कारण है वो है उचित प्रशिक्षण की कमी। यानी उन्हें सूचना संप्रेषण तकनीकी का उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, इसीलिए उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं होता है तो उस चीज़ को हम धरातल पर लागू नहीं कर सकते। तीसरी इसकी सीमा है कि तकनीकी प्रयोग से जी चुराना। यानी कई अध्यापक या कर्मचारी ऐसे होते हैं जो इस तकनीकी से जी भी चुराते हैं, इसका प्रयोग करने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ हाथ से चला जाए। उन्हें डर है कि यदि सूचना तकनीकी का यदि प्रयोग करने लगेंगे तो हमारा जो महत्व है, हमारी जो हाथ में जो चीज़ें हैं वो हाथ से निकल जाएंगी। अगली इसकी सीमा है कि शिक्षक अपनी परंपरागत भूमिका का त्याग नहीं करना चाहते। यानी जो परंपरागत विधि है, कक्षा में आना, किताब को हाथ में लेना और जो पाठ पढ़ाना है उसको पढ़ा करके समझा के और चला जाना, इस चीज़ को शिक्षक त्यागना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका सम्मान कम हो जाएगा। यानी परंपरागत भूमिका से उन्हें लगता है कि हमारा ये जो कार्य है वो एक सम्मानित कार्य है, इससे हमें सम्मान मिलता है, और यदि इस कार्य का स्थान यदि सूचना संप्रेषण तकनीकी ले लेती है तो हमारा जो सम्मान है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण सूचना संप्रेषण तकनीकी ने विकास नहीं किया है। अगली इसकी सीमा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शिक्षकों को सूचना संप्रेषण तकनीकी हेतु शिक्षकों को तैयार नहीं किया जाता। जो मैंने ऊपर बताया कि अधिकांश अध्यापकों, कार्मिकों, अधिकारियों को इसके उपयोग की जानकारी नहीं है। तो क्यों नहीं है वहाँ भी मैंने बता दिया था, पॉइंट में भी मैंने बता दिया है कि शिक्षक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम होते हैं
उनमें इन कार्यक्रमों की कमी होती है। किन कार्यक्रमों की? सूचना संप्रेषण तकनीकी हेतु जो प्रशिक्षण दिए जा सकते हैं वो नहीं दिए जाते हैं। वर्तमान विद्यालयी परिस्थितियों में अभी सूचना और संप्रेषण तकनीकी के उपयोग के लिए आधार भूमि तैयार नहीं हो रही है। तो वर्तमान जो विद्यालय हैं, वर्तमान जो स्कूल्स हैं, उनमें ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं कि वहां पर सूचना और संप्रेषण तकनीकी का उपयोग किया जा सके। तो इस लास्ट पॉइंट ने हमने इसकी सीमाएं भी पढ़ी, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो 100% सही नहीं होती है और आसानी से उसको लागू भी नहीं किया जा सकता, आसानी से उसको उपयोग में भी हम नहीं ला सकते। उसी चीज़ को इस पॉइंट के माध्यम से हमने क्लियर किया है। तो आज के इस पॉइंट के साथ ही, इस वीडियो के साथ ही, जो लास्ट यूनिट है साइकोलॉजी की, उसका जो पहला जो पॉइंट है सूचना संप्रेषण तकनीकी का संप्रत्यय, या इंग्लिश में कहें आईसीटी का संप्रत्यय, वो पूरा होता है। और इस पहले पॉइंट में हमने सारी जो चीज़ें हैं, शिक्षा तकनीकी, शिक्षा शास्त्र, सूचना संप्रेषण तकनीकी, तीनों ही पॉइंटों को बहुत ही विस्तार रूप से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नोट्सों के माध्यम से हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? फीडबैक देने के लिए कमेंट और लाइक अवश्य करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की, इससे आगे हम सेकंड ग्रेड के भी यहाँ पर वीडियो चालू करेंगे। तो अच्छी तैयारी करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।